हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट पीड यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि इफ एल्स आखिर कैसे एग्जीक्यूट होता है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे इफ एल्स में जो कि छूट गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स हो गया है ना, डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम हो गया, एल्स इफ लैडर हो गया। तो उन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज हमारा इफ एल्स कंप्लीटली एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से लूप को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो देखिए, जैसा आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ एल्स की नेस्टिंग करने वाले हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे सी लैंग्वेज हमें ये अलाउ करता है कि हम किसी भी इफ के अंदर में दूसरा इफ एल्स को लिख सकते हैं या किसी भी एल्स पार्ट के अंदर में इफ एल्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंटैक्स बताऊं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये रहा हमारा इफ, और अगर यहां पे मैं कोई एक्सप्रेशन दे दूं, यहाँ पे कोई हमारा एक्सप्रेशन 1 है, इफ एक्सप्रेशन 1, तो इसके अंदर में भी हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा हम इफ एल्स को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इफ एक्सप्रेशन 2। एंड यहाँ पे मान लिया जाए कोई हमारा स्टेटमेंट हो सकता है ना, stmta, फिर यहाँ पे हम एल्स भी दे सकते हैं, फिर हमारा स्टेटमेंट हो सकता है stmtb, स्टेटमेंट b, और ये रहा हमारा इफ पार्ट। इसी प्रकार से हम लोग एल्स पार्ट में भी स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स को लिख सकते हैं, लाइक इस प्रकार से, इफ एक्सप्रेशन 3, और यहाँ पे आप करली ब्रेसेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं कि करली ब्रेसेस कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। और यहाँ पे भी हम बात करेंगे करली ब्रेसेस की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट हो सकता है, लाइक स्टेटमेंट सी, और एल्स में हम लोग दे देते हैं स्टेटमेंट डी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा आपका। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, ये है हमारा इफ और ये है हमारा एल्स। आप देख सकते हैं कि इफ पार्ट में हमने क्या किया है, एक सेपरेट इफ एल्स को रखा है यहाँ पे। ये है हमारा इफ एल्स, ये है हमारा इफ एल्स, है ना। तो ये बिल्कुल अलाउड है सी लैंग्वेज में। आप इवन इस इफ के अंदर भी दूसरे इफ एल्स को फिर उसके अंदर एंड सो ऑन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी कि आप कितने भी डेप्थ इंडेंटेशन में, या बोले तो कितने भी डेप्थ नेस्टिंग में आप जा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप 3 लेवल के नेस्टिंग ही कर सकते हैं या 4 लेवल के नेस्टिंग ही कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एल्स इफ लैडर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ गए आप। तो इसका यूज कहाँ पे करना है, जैसे कि देखिए, आप बहुत सारा इसका यूज हो सकता है, जो कि जब कॉन्सेप्ट है तो हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 3 नंबर गिवन है। ठीक है, ए है, बी है और सी। अगर हमें इन दोनों का ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स यानी कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का यूज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मैं चेक करूंगा क्या कि क्या जो ए है वो सी से भी बड़ा है। अगर ऐसी बात है तो हाँ भाई, हमारा ए जो है वो बड़ा है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो भाई जो हमारा बड़ा है वो सी। और अगर मान लिया जाए एल्स में ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है ना, यानी कि जो ए ग्रेटर देन बी है वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो हम एल्स के अंदर में अगेन एक इफ लगाएंगे और यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ए चूंकि बी से तो बड़ा हुआ नहीं, तो चेक करेंगे कि क्या जो बी है वो हमारा सी से भी बड़ा हो गया। अगर हाँ ऐसी बात है, इसका मतलब हमारा बी बड़ा है, और अगर ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब हमारा सी बड़ा है। बी इक्वल सी, यहाँ पे हमारा खत्म, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। और काफी सारी ऐसे सिचुएशन भी आती है जहां पे हमें नेस्टिंग विद इन नेस्टिंग करना पड़ता है। 2 लेवल के, 3 लेवल के, 4 लेवल के नेस्टिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो आप समझ गए ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एग्जाम में चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं डीआरडीओ सेप्टेम की, हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यहां से एमसीक्यूज क्या पूछा जा सकता है कि यहां से देखिए, अगर इस करली ब्रेसेस को हम रिमूव कर दें तब क्या होगा, तब क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रिमूव नहीं करता हूं, ये चूंकि है ना
आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं तो वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा एक और लिख देता हूं, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक इसी एग्जाम्पल को मैं लिखूंगा कि अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे इफ ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ना दिया हुआ रहे, एंड लिखा हुआ रहे इफ ए ग्रेटर देन सी, बिग इक्वल्स ए, एल्स बिग इक्वल्स सी। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ रहे और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि बिग का वैल्यू क्या होगा, एक ऑप्शन रहेगा कंपाइल टाइम एरर का, तो आपको बताना है कि बिग का वैल्यू क्या होगा। कई लोग बोलेंगे, यानी कि आपको कुछ दिए हुए होंगे लाइक ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू कुछ सो ऑन, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे अभी समझना है स्ट्रक्चर को, इफ के स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो इफ एल्स है वो कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट। काफी सारे बच्चों को लगेगा चूंकि हमने इफ के बाद काफी सारे स्टेटमेंट्स को लिख दिया है तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना जरूरी है, यानी कि ये मैंडेटरी है। लेकिन हमने आपको क्या कहा था कि आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज कब करना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इफ के अंदर हम सिंगल स्टेटमेंट को ही लिख सकते हैं, और हमने पढ़ रखा है कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में भी, कंपाउंड स्टेटमेंट। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप वीडियो सीक्वेंस में देखिए। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, और ये ट्रीट होता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट, है ना, ये ट्रीट होता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट। तो अगर हम इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में क्लोज कर दे तब ये हमारा सही हो जाएगा, एज अ सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सी लैंग्वेज में एकदम ध्यान देना है, सी लैंग्वेज में जो इफ एल्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। यानी कि अगर हम यहां से इन कर्ली ब्रेसेस को हटा भी देते हैं और डायरेक्टली इस प्रकार से लिखते हैं तो कोई भी कंपाइल टाइम एरर हमें यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम परफेक्टली करेक्ट वर्क करेगा। और देखिए कंपाइल टाइम एरर तो ऐसे भी नहीं मिलता, मींस मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि इफ और एल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम बोला जाता है। हम लोग देखेंगे आगे। देखिए तो ये तो आप सबसे पहले समझ गए ना कि इफ एल्स स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि ये यहां से यहां तक का पार्ट, ये जो है ये सी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाएगा एज अ सिंगल स्टेटमेंट। और ये मेरी बात समझ में, जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो यहां पे भी मैं बता देता हूं आपको, इस इफ ए ग्रेटर देन बी के अंदर में ये इफ एल्स एक सिंगल स्टेटमेंट है। दिस इज अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इस एल्स पार्ट के अंदर में ये एक सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि इफ और एल्स को सी लैंग्वेज में एक सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहां पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं भी करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है ये। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए यहां पे एक और प्रॉब्लम आ सकता है क्या कि सर अभी तो आपने बोला कि इफ एल्स को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर इस इफ के अंदर में एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो, अगर इस एल्स के अंदर में एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तब क्या होगा? चलिए उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे लेंगे। एग्जांपल जैसे देखिए, आप लोग बताइएगा, सोच कर बताइएगा। जैसे यहाँ पे हम एक इफ लेते हैं, कोई भी कंडीशन है हमारा लिखा हुआ, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर में हमने क्या किया है, इसके अंदर में हमने एक और इफ दिया है, कंडीशन दिया है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट सिंटैक्स लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, काफी सारे स्टेटमेंट है। और फिर यहाँ पे एल्स है, और यहाँ पे भी काफी सारे स्टेटमेंट हैं। इस प्रकार से है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये सिंटैक्स वैलिड है, तो आप बोलिएगा अरे शुभम सर ने बताया था कि इफ एल्स को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट, भाई ये सिंटैक्स तो बिल्कुल वैलिड है। तो हाँ, मैंने जो बताया है कि इफ एल्स को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल स्टेटमेंट वो वैलिड है,
वो वैलिड है। यानी कि ये स्टूडेंट एज अ सिंगल स्टेटमेंट ट्रीट होगा, ये बिल्कुल वैलिड है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये जो है सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट ट्रीट होगा, ये बिल्कुल वैलिड है। परंतु मैंने आपको क्या बोल रखा है, आप अगर एज अ सिंगल इफ स्टेटमेंट देखें, सिर्फ इस इफ की बात कीजिए, सिर्फ इस इफ की बात कीजिए, तो इस इफ के अंदर में आपने काफी सारे स्टेटमेंट लिख रखे हैं। और हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि इफ के अंदर में आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, एल्स के अंदर में आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। ज्यादा स्टेटमेंट देने हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी हमें यहां पे करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, हमें यहां पे करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। क्यों यहां पे देना पड़ेगा? क्योंकि हमने इफ के अंदर में काफी सारे स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, यहां पे भी हमने एल्स के अंदर में काफी सारे स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां पे आपको ये देना मैंडेटरी नहीं है, ये देना मैंडेटरी नहीं। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट आप करली ब्रेसेस देना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप करली ब्रेसेस का यूज करें। क्यों सजेस्ट किया जाता है? डैंगलिंग इल्स प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब डैंगलिंग इल्स प्रॉब्लम क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो जान जाएंगे। तो मैं टॉपिक दे देता हूं, डैंगलिंग इल्स प्रॉब्लम। डैंगलिंग इल्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं या 2 लाइन का एक कोड लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अगर लिखा हुआ है कहीं पे कि इफ ग्रेड, ग्रेड जो है वो एक कैर वेरिएबल है, इफ ग्रेड डबल इक्वल्स ए, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ मान लिया जाए मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 95, तो यहां पे मान लिया जाए प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ एक्सेलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एल्स में लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ भी हार्डर, वर्क हार्डर, वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड ए, ग्रेड ए। अब इस सिंटैक्स को आप ध्यान से समझिए, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्टूडेंट एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ग्रेड डबल इक्वल्स ए, यानी कि अगर ग्रेड ए हो और मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 95 हो तो प्रिंट करा दो एक्सीलेंट। उसके बाद एल्स में लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड, ग्रेड लिखा गया है, ये ग्रेड होना चाहिए, GRAD, ग्रेड ए, ठीक है। अगर हम ऐसे कोड को लिखते हैं इस इंडेंटेशन से, यानी कि इफ के सामने इस प्रकार से एल्स लिखते हैं, तो यानी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ग्रेड ए ना हो, अगर ग्रेड ए ना हो तब प्रिंट करो कि वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड ए। हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है, यानी हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो एल्स है ये इस इफ के साथ एसोसिएट हो, यही चाह रहे हैं। परंतु यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या होता है, यहां पे कंडीशन ये होता है कि जो भी एल्स है वो जो सबसे क्लोजेस्ट अनमैच्ड पार्ट है उसके साथ में एसोसिएट होता है। फिर से ध्यान से समझना है, एल्स ये क्या होगा भाई, तो क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट अनमैच्ड इफ के साथ में एसोसिएट होगा। अगर हम इस एल्स की बात करें तो इस एल्स के सबसे क्लोज में अनमैच्ड इफ कौन है? अब क्लोज का मतलब तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि सबसे नजदीक वाला। अनमैच्ड का मतलब हुआ वैसा इफ जिसका एल्स नहीं है, यानी कि अभी उसका एल्स नहीं लिखा गया है, वो अनमैच्ड है, ओनली इफ लिखा हुआ है। और चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एल्स पार्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका ऑप्शनल होता है। तो यहां पे अगर ऐसा सिंटैक्स लिखा हुआ है और ये कोड आपको दिया जाएगा DRDO सिस्टम में, विश्वास कीजिए आप लोग, ऐसा ही कोड दिया जाएगा सिंपल सिंपल, और पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। बोला जाएगा कि अगर ग्रेड इक्वल्स बी है तो आउटपुट क्या होगा,
कई लोग बोलेंगे वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड ए, लेकिन यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा, नो आउटपुट होगा आंसर। कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि इल्स किसके साथ एसोसिएट होता है, क्लोजेस्ट अनमैच्ड इफ के साथ एसोसिएट होता है। तो इस इल्स का सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये हो गया, और ये अनमैच्ड भी है, यानी कि इस इफ का कोई भी इल्स नहीं है तो ये इल्स आपका इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए अगर ऐसा कोड कोई प्रोग्रामर लिख दे और किसी बच्चे का ग्रेड बी आए, या किसी बच्चे का मान लिया जाए ग्रेड ए आए, ठीक है, अगर मान लिया जाए किसी बच्चे का ग्रेड ए आ गया, आपका ही ग्रेड ए आ गया या मेरा ही ग्रेड ए आ गया, अब मार्क्स ग्रेटर देन 95 मान लिया जाए नहीं है, तब क्या प्रिंट होगा, वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड ए। भैया ग्रेड ए है मेरा, फिर भी ये प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस डैंगलिंग इल्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी शुड यूज करली ब्रेसेस, है ना, हमें करली ब्रेसेस का यूज करना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि कॉलेज में भी, जब हम लोग कॉलेज में थे और जब कोड लिखते थे, आप लोग अभी कॉलेज में शायद होंगे कई लोग, तो हम लोग के टीचर बार बार हमें बोलते थे कि हम एक स्टेटमेंट भी इवन लिखते थे इफ के अंदर में या एल्स के अंदर में, तो वो हमें बोलते थे कि करली ब्रेसेस लगाकर लिखने के लिए, है ना। हमें कभी कभी लगता भी था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसीलिए बोलते थे ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हो। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप कभी कोड कर रहे हैं तो इफ एल्स जब भी लिख रहे हैं तो आप करली ब्रेसेस का यूज कीजिए। अगर इसी को हम अच्छे से लिखना चाहें करली ब्रेसेस का यूज करके, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में एक कोड लिख देता हूं। इसी को हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे अगर मैं ये ब्रेस लगा देता करली ब्रेसेस, एक मिनट, इसी कोड को मैं वापस से अगर लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इसे जस्ट 1 मिनट, इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग कंट्रोल भी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है एकदम। तो अगर हमें ऐसा नहीं करना है, यानी कि हमें चाहिए कि नहीं ये वाला जो एल्स हो भाई ये इस इफ के साथ एसोसिएट हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा करली ब्रेसेस का, यानी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, तब हम इस डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिया है, तब कंपाइलर को ये पता चल गया, कंपाइलर को ये पता चल गया कि भैया ये जो एल्स लिखा हुआ है ना, ये इस इफ के लिए लिखा हुआ है। हम लोग इंडेंटेशन जो देते हैं स्टूडेंट, ये हमारे रीडेबिलिटी के लिए होता है, कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने इफ इतना स्पेस छोड़ के लिखा, प्रिंटफ थोड़ा सा छोड़ के लिखा, फिर इस इफ के सामने एल्स लिखा, ऐसा क्यों हम लोग लिखते हैं, अपने रीडेबिलिटी के लिए, ताकि हम जब दोबारा से अपने कोड को पढ़ें, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिखे हुए कोड को पढ़े तो वो आसानी से समझ सके। लेकिन जो कंपाइलर होता है उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिंटैक्सेस से, है ना, और कंपाइलर डिजाइन में ये सारी चीजें बातें होती है, अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने करली ब्रेसेस लगा दिया तो हमने कंपाइलर को ये बताया कि सुनो कंपाइलर, ये जो एल्स हमने लिखा है ना, ये इस इफ के लिए है, इसके लिए कंसीडर मत कर लेना तुम। तो बोला अच्छा ठीक है सर, हम इसी इफ के लिए कंसीडर करेंगे। अब अगर मान लिया जाए किसी बच्चे का ग्रेड आता है ए और उसका मार्क्स ग्रेटर देन 95 नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, अगर उसका ग्रेड बी सी डी कुछ भी आता है तो प्रिंट होगा वर्क हार्डर टू गेट ग्रेड ए। तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं, इसे बोला जाता है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अब एल्स इफ में स्टूडेंट एक और कॉन्सेप्ट आपका बचता है एल्स इफ लैडर का, तो चलिए हम लोग अब उसको समझते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है। आपको चैनल पे जाना है, सबसे पहले तो सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो स्टूडेंट सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है, आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अभी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर 25 तक अपलोडेड है, ये आपका लेक्चर 26 रिकॉर्ड हो रहा है। आप सभी वीडियोज को सीक्वेंस में देखें ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। और जो चीजें आपको आती है उसे आप स्किप कर सकते हैं, आप एमसीक्यू सीरीज को सीक्वेंस से देख सकते हैं और लाइव अटेंड कर सकते हैं, ताकि जो भी आपने पढ़ा थ्योरेटिकली आपको ये समझ में आ सके कि हाँ हमसे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो हर एक एमसीक्यूज के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मौजूद है, सॉल्व करके मौजूद है, तो आप वहां से देख सकते हैं ना आसानी से। चलिए
तो वापस से हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अपने स्लाइड पे और समझ लेते हैं एल्स इफ लैडर हमारा बचा हुआ है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर, अब देखिए इसको एल्स इफ लैडर क्यों बोल रहे हैं ना, लैडर से समझ में आ रहा होगा कि कुछ लैडर टाइप का, सीढ़ी टाइप का है। हाँ तो बिल्कुल वही है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्या है, एक मल्टी वे स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हर एक एल्स के साथ में एक इफ एल्स लगा होता है, हर एक एल्स के साथ में एक इफ एल्स लगा होता है एक्सेप्ट द लास्ट एल्स स्टेटमेंट। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक जनरल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लिया जाए अगर मैं रात में वीडियो बना रहा हूं और रात के 2 बज गए, मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा कि शुभम भाई क्या बना दे खाना, तो मैंने बोला देखो रात के 2 बज चुके हैं, एक काम करो, अगर मैगी है तो मैगी बना दो, नहीं है ब्रेड है ब्रेड ही खिला दो, नहीं है चावल है चावल बना दो, वो भी नहीं है तो भाई 2 बजे रात में क्या करें, एल्स में सबसे लास्ट में भाई पानी पिला दो, पानी पी के रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है। यानी कि हमने क्या बोला, मैगी है मैगी खिला दो, नहीं है ब्रेड है ब्रेड खिला दो, नहीं है चावल है चावल ही खिला दो भाई, वो भी नहीं है लास्ट में पानी पिला दो। यानी जब कुछ ना हो तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो भाई खाना ही पड़ेगा ना। तो जस्ट यही है। देखिए एल्स इफ लैडर में होता क्या है कि जैसे हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, इफ यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वैलिड सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन, ये आपको पता है इवैल्यूएट होकर ट्रू फॉल्स आता है, ट्रू की वैल्यू नॉन जीरो होती है और फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है, जस्ट। चलिए तो यहाँ पे आपने कोई एक्सप्रेशन को लिखा, उसके बाद मान लिया जाए यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट ए, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि हर एक एल्स के साथ एक इफ एल्स लिखा होता है, यानी कि इस एल्स पार्ट में क्या होगा, एक दूसरा इफ एल्स लिखा होगा। इफ यहाँ पे कोई मान लिया जाए कंडीशन होगा एक्सप्रेशन 2 और कोई स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट बी, ठीक है। फिर यहां पे इस एल्स के साथ में क्या होगा कि दूसरा इफ एल्स होगा, ठीक है। इसके साथ में क्या होगा, फिर एक यहां पे इफ एक्सप्रेशन 3 और यहां पे कोई स्टेटमेंट सी मान लेते हैं, लाइक स्टेटमेंट सी, और फिर यहां पे मान लिया जाए एल्स है, तो इस एल्स के साथ में भी आप किसी और इफ एल्स स्टेटमेंट को लगा सकते हैं, और अगर ये लास्ट एल्स स्टेटमेंट है तो यहां पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट डी। इस प्रकार से तो आप देख पा रहे स्टूडेंट कि यहां पे हर एक जो भी एल्स है ना, जो भी एल्स है, हर एक एल्स के साथ में एक इफ एल्स लिखा हुआ है ना, इफ एल्स। अगर आप इस उसी प्रकार से आप इफ इस एल्स की बात करें तो इस एल्स के साथ में इफ और एल्स लिखा हुआ है ना, तो हर एक एल्स के साथ इफ एल्स है, हर एक एल्स के साथ इफ एल्स है, और जो लास्ट एल्स है उसके साथ में तो आप खैर कोई भी स्टेटमेंट यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखे तो ये काफी ज्यादा डीप इंडेंटेशन चला जाएगा, इसीलिए हम इस एल्स और इफ को एक साथ में लिख देते हैं। यानी कि हम इस कोड को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे इसी कोड को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इफ एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट ए एल्स, और यहीं पे मैं लिख सकता हूं एल्स इफ एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट बी, एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 स्टेटमेंट सी, एल्स स्टेटमेंट डी। दिख रहा है या ढप ढप गया है, थोड़ा सा ढप गया है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। चलिए सही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे इंडेंटेशन काफी ज्यादा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट ए को एग्जीक्यूट करा दो, बाकी को छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर एक्सप्रेशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट बी को एग्जीक्यूट करा दो, ऐसा भी नहीं है तो अगर एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट सी को एग्जीक्यूट करा दो, अगर ऐसा भी नहीं है तो लास्ट में स्टेटमेंट डी को एग्जीक्यूट करा दो। ये तो वही बात हो गई भाई ना, कि अगर मान लिया जाए मैगी है भाई मैगी खिला दो, नहीं है तो एल्स में चावल है भाई चावल ही खिला दो, भाई ब्रेड है ब्रेड ही खिला दो, लास्ट में क्या करेंगे पानी पी लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हो गया।
अब इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं सर? तो इसका यूज तो काफी सारा है, मैंने अभी आपको जनरल लाइफ एग्जांपल दिया ना कि ये मल्टी वे स्टेटमेंट है। मल्टी वे स्टेटमेंट का यूज काफी जगह पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए काफी सारे स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में, और हमें क्या करना है, उन्हें ग्रेड को असाइन करना है। लाइक हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, लाइक अगर 95 से ज्यादा है मार्क्स तो ग्रेड ए देना है, और अगर मान लिया जाए 90 टू 95 या जो भी क्राइटेरिया 85 टू 95 है तो ग्रेड बी देना है, और इसी प्रकार से 75 टू 85 है तो ग्रेड सी देना है। कुछ इस प्रकार से अगर हमारा क्राइटेरिया हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं एल्स इफ लैडर का। हम दूसरे मेथड से भी ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं एल्स इफ लैडर से आपको लिख कर दिखाता हूं। देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इफ जो स्टूडेंट का मार्क्स है क्या वो ग्रेटर देन 95, अगर ग्रेटर देन 95 है भाई तो ग्रेड को ए कर दो, ग्रेड इक्वल से। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाओ, एल्स इफ जो उसका मार्क्स है क्या वो ग्रेटर देन 85 है, अगर ऐसा है तो ग्रेड को बी कर दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर एल्स में जाएगा, और यहां पे फिर हम इफ लगा देंगे एल्स इफ कि क्या जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 75 है तो ग्रेड को सी कर दो। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, यहां पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो लास्ट में एकदम क्या करो कि ग्रेड को भैया कर दो डी, ग्रेड इक्वल्स डी। अब अगर आप ध्यान से देखें कोई स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 95 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे ग्रेड ए मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है सिर्फ तभी हमारा एल्स इफ पे जाएगा, तो चेक करेगा कि मार्क्स क्या ग्रेटर देन 85 है, हाँ भाई तो ग्रेड में बी दे दो। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 85 नहीं होता है तो तभी जाएगा, तभी ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो अगर 85 से भी बड़ा नहीं हुआ तो फिर चेक करेगा कि क्या 75 से बड़ा है मार्क्स, यानी 75 से ज्यादा है। अगर ऐसा है भाई तो ग्रेड में सी दे देगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है तभी लास्टली ये क्या करेगा कि ग्रेड में डी दे देगा। यानी कि हम एल्स इफ लैडर में क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा एक इफ ट्रू हो जाता है तो बाकी का जो कंडीशन है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी को हमें मान लिया जाए हमारे पास एल्स इफ लैडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें लिखना पड़ता इफ एल्स से, लेकिन वहां पे हमें लॉजिकल एंड का यूज करना पड़ता है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, हमें क्या करना पड़ता, हमें लाइक इस प्रकार से चेक करना पड़ता है कि इफ मार्क्स जो है क्या वो ग्रेटर देन 95, अगर ग्रेटर देन 95 है भाई तो ग्रेड को ए दे दो, है ना, ग्रेड इक्वल्स ए दे दो। और फिर हमें यहां पे चेक करना पड़ता कि इफ मार्क्स जो है वो लेस देन 95 है एंड जो मार्क्स है हमारा वो ग्रेटर देन 85। ऐसी स्थिति में क्या करो भाई, ग्रेड को बी कर दो एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमें चेक करना पड़ता। तो यहां पे क्या होता है स्टूडेंट कि अगर मान लिया जाए एक इफ हमारा ट्रू भी हो गया फिर भी हमारा सारा कंडीशन जो है वो चेक होगा। लेकिन अगर हम एल्स इफ लैडर की बात करें तो जैसे ही हमारा एक कंडीशन ट्रू होता है बाकी के जो एल्स इफ होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो एक तो हमारा टाइम बच रहा है, दूसरा रीडेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है और सारा इफ हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है ना, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम यहाँ पे ज्यादा जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, नोट सजेस्टेड है, इसका यूज ना करें। नोट सजेस्टेड, आप सारे लोग इसका यूज करें, ठीक है, एल्स इफ लैडर का यूज करें। तो आई होप आपको एल्स इफ लैडर भी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली एंड हो गया। ठीक है, इफ एल्स में हमने इफ एल्स को समझ लिया, उसके सिंटैक्स को समझ लिया, फ्लो चार्ट को समझ लिया, उसके बाद हमने देख लिया नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम जिससे क्वेश्चंस डीआरडीओ सेप्टम में आते हैं,
उसके बाद एलसीफ लैडर हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस इन सभी से रिलेटेड हम लोग करेंगे लाइव सेशन में। लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो नहीं ज्वाइन कर पाते, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको चले जाना है हमारे चैनल पे, वहां पे आपको कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको जो भी लाइव शेड्यूल लेटेस्ट होता है वो आपको बता दिया जाता है। जैसे जनरल इंग्लिश का बताया गया है 7 बजे, अवेयरनेस का 8 बजे, सी लैंग्वेज का देखिए 9 बजे। तो आपको 9 बजे ज्वाइन हो जाना है और जो लिंक होता है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं एक बार बता देता हूं कि आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है @septemdrdo। जस्ट आपको ये सर्च करना है, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, सारे लेटेस्ट जो भी शेड्यूल होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स को। अब हम लोग लूप्स को स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग व्हाइल, डू व्हाइल लूप, फिर फॉर लूप, इस प्रकार से डिस्कस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।